शालू चुपके चुपके बड़ी सावधानी से घर में दाखिल हुई। इधर उधर देखकर वह दबे पैर अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही दीपा बुआ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। दीपा बुआ तकरीबन उसे ढकेलते हुए शालू को कमरे के अंदर ले गई और अंदर जाते ही सवालों की झड़ी लगा दी। कहाँ गई थी तू? इतनी देर कहाँ थी? तू आज फिर से रमेश से मिलने गई थी? शालू बोली, हाँ, मैं रमेश से मिलने गई थी। शालू खोए खोए अंदाज में बोली। दीपा बुआ शालू की हालत और उसके हाव भाव देखकर परेशान होकर उसे समझाने लगी। देख शालू, तू रमेश के प्यार में पागल हो गई है, लेकिन तेरा इस तरह उससे मिलना जुलना ठीक नहीं है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो गांव में भैया की क्या इज्जत रह जाएगी। दीपा बुआ काफी देर तक शालू को समझाने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन शालू तो जैसे रमेश के प्यार में बावली हो गई थी। उसको ऊंच नीच सही गलत कुछ नजर नहीं आ रहा था। शालू के पिता रामबरन गांव के रसूखदार किसान माने जाते थे। 2 जोड़ी बैल, 4-5 भैंसे, ट्रैक्टर, ट्रॉली, 50 बीघा खेत, सभी सुख सुविधाओं से भरा बड़ा सा पक्का मकान, सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था। रामबरन के घर में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। पति से अनबन होने की वजह से उनकी छोटी बहन भी उनके साथ ही रहती थी। बड़ा बेटा अजय अभी पढ़ रहा था, जबकि बेटी शालू सिर्फ 8वीं जमात तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़कर घर पर माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी। शालू जब 8वीं जमात में पढ़ रही थी, तभी बगल के गांव में ही उसकी शादी करके रामबरन ने बेटी की जिम्मेदारी से छुटकारा पा लिया था। शादी के समय शालू का होने वाला पति 10वीं जमात में पढ़ता था। दोनों शादी के समय बहुत छोटे थे, इसलिए शादी के बाद गौने में विदाई तय हुई। शालू और रमेश का गांव अगल बगल में ही था, इसलिए बाजार में या किसी दूसरे काम से आने जाने पर कभी कभार दोनों का आमना सामना हो ही जाता था। यूं ही समय बीतता गया। रमेश और शालू दोनों बड़े हो गए। रमेश 10वीं जमात पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में अपने चाचा के पास चला गया था और उसके बाद हॉस्टल में रहने लगा था। वह घर पे बहुत कम आता था और अब उसको शहर और हॉस्टल की हवा लग गई थी। शालू घर के कामों में बेहद माहिर हो गई थी। यह देखकर रामबरन ने उसे सिलाई सीखने की भी इजाजत दे दी थी, इसलिए अपनी कुछ सहेलियों के साथ शालू सिलाई सीखने जाती थी। शालू को ऊपर वाले ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया था। साफ चमकती हुई बेदाग चेहरा, दूध और गुलाब की पंखुड़ी जैसे गुलाबी गालों का रंग, बड़ी बड़ी कजरारी झील जैसी गहरी आंखें, तोते सी नाक, गुलाबी होंठ, आंखों पर काजल। ऐसा लगता था जैसे किसी चांद पर काली की बिंदी लगा दी हो। सुबह जब शालू तैयार होकर सिलाई सीखने के लिए साइकिल लेकर सिलाई सेंटर जाती थी, तो उसको देखकर गांव के न जाने कितने मनचलों की नीयत खराब हो जाती थी। शालू को देखते ही तरह तरह की वे बातें करते हुए लड़के वहां से गुजरते थे, जिसका अंदाजा शालू को भी होता था, लेकिन वह किसी को भी घास नहीं डालती थी, क्योंकि उसे अपने और रमेश के रिश्ते का मतलब पता था। दिवाली आ रही थी, कॉलेज बंद हो रहे थे। रमेश के साथ हॉस्टल में रहने वाले सभी लड़के घर चले गए थे और रमेश की माँ ने भी इस बार घर आने के लिए बहुत दबाव बनाया था रमेश के ऊपर, इसलिए वह इस दिवाली पर अपने घर आया था। अगले दिन रमेश गांव के दोस्तों के साथ एक पान की दुकान पर खड़ा था, तभी बगल से शालू साइकिल लेकर निकली। रमेश ने जब उसे देखा तो उसे देखता ही रह गया। एक पल को तो उसे लगा जैसे आसमान से कोई परी जमीन पर आ गई है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे लगा कि यह चेहरा जाना पहचाना सा है। वह उसे याद करने की कोशिश करने लगा कि इसे कहाँ देखा है, लेकिन काफी दिन बीत जाने व कोई मेल जोल न होने की वजह से उसे याद ही नहीं आ रहा था। शालू की तरफ एकटक निहारते देख उसके दोस्त ने रमेश को कोहनी मारी और बोला, क्या रमेश भाई, भाभी को देखकर कहाँ खो गए? रमेश अचकचा कर बोला, अरे कहीं नहीं यार। कौन भाभी? किसकी भाभी? तब रमेश के दोस्त ने उसे बताया कि वह जिस हसीना को इतने गौर से देख रहा था, वह तो उसी की बीवी शालू है। दोस्त के मुंह से यह सुनकर रमेश का मुंह खुला का खुला रह गया। वह शालू की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया था। अब उसको एक एक पल काटना भारी पड़ने लगा था।
जैसे तैसे रात कटी तो सुबह सुबह रमेश ने किसी तरह जुगाड़ लगाकर शालू को मिलने के लिए संदेशा भिजवाया। संदेशा सुनकर शालू सोच में पड़ गई थी, क्योंकि इस संदेश में रमेश ने मिलने को कहा था। लेकिन वह सोच रही थी कि अगर रमेश से मिलते हुए उसे किसी ने देख लिया तो उसकी बदनामी होगी, और अगर न मिलने गई तो रमेश के नाराज होने का डर था। शालू के मन में कई तरह की बात चल रही थी, लेकिन शालू का मन भी रमेश से मिलने के लिए बेताब था। डरते डरते शालू ने रमेश से आने का वादा कर लिया। शाम को दिन ढलने के बाद वह सबसे छिपकर दबे पैर गांव के बाहर आम के बगीचे में गई, जहां पर रमेश पहले से ही आकर उसका इंतजार कर रहा था। गांव वाले बगीचे में गन्ने की सूखी पत्तियां व पुआल का ढेर लगाकर रखते थे। दोनों उसी की ओट में बैठकर बाहों में बाहें डाल बातें करने लगे। थोड़ी देर रमेश के साथ गुजारकर शालू घर वापस आ गई। घर आकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसने किसी से यह बात नहीं बताई। शालू को रमेश के साथ बिताए ये चंद पल जिंदगी के सबसे हसीन पल लग रहे थे। उस दिन की मुलाकात के बाद शालू और रमेश अक्सर रोजाना मिलने लगे। कभी घंटों तो कभी मिनटों की मुलाकातों ने सारी हदें पार कर दी थी। प्यार की आंधी इतनी जोर से चली थी कि सारे बंधन टूट गए और वे दोनों रीति रिवाज के सारे बंधन तोड़कर उनमें बह गए। छुट्टियां खत्म होते ही रमेश वापस हॉस्टल चला गया। इधर शालू रमेश के ख्यालों में दिन रात खोई रहती थी। शालू की रातें अब नींद से दूर थीं। उसे भी तकिए की जरूरत और रमेश की यादें सताने लगी थी। कुछ दिनों से शालू को कमजोरी महसूस होने लगी थी। पूरे बदन में हल्का हल्का दर्द रहता था। एक दिन शालू सुबह सोकर उठी तो उसे चक्कर आ गया और उबकाई आने लगी। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वह आकर अपने कमरे में चुपचाप लेट गई। शालू को इतनी देर सोता देख दीपा बुआ उसके कमरे में चाय लेकर आईं और बोली, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर के पास चलते हैं। शालू ने मना कर दिया और कहा, नहीं बुआ, बस जरा सी थकावट लग रही है, बाकी मैं ठीक हूँ। दीपा बुआ बोली, ठीक है, फिर चाय पी लो और आराम कर लो, फिर बाजार चलते हैं, कुछ सामान लेकर आना है। शालू चाय पीने लगी तो उसे फिर से उबकाई आने लगी। वह भागकर बाहर गई तो उसे उल्टियां आना शुरू हो गई। दीपा बुआ उसे उल्टी करते करते देख परेशान हो गई और शालू से पूछने लगी, शालू सच सच बता, तुझे यह सब कब से हो रहा है? कहीं तू पेट से तो नहीं है? शालू बोली, अरे नहीं बुआ, पेट में गैस बनी होगी इसलिए उल्टी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दीपा बुआ का दिल नहीं माना। वे शालू को लेकर नजदीक के सरकारी अस्पताल में ले गई तो पता चला कि शालू सच में पेट से थी। यह सुनकर दीपा बुआ सन्न रह गई। घर आकर दीपा बुआ शालू को झकझोरते हुए पूछने लगी, यह क्या किया तूने शालू? कहा था ना तेरा अभी गौना नहीं हुआ है, रमेश से मिलने मत जाया कर। कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, लेकिन तुझे मेरी बात अच्छी नहीं लगी। तेरी अकल पर तो पत्थर पड़े थे उस समय। अब बता कि हम क्या करें? शालू सिर्फ रोए जा रही थी, क्योंकि गलती तो उससे ही हुई थी, लेकिन अभी भी सुधर सकती थी। उसने दीपा बुआ से कहा, बुआ आप बाबूजी से बात करो ना कि वे मेरा गौना करा दें, और मैं रमेश से बात करती हूँ, मैं उसे बताती हूँ, वह जरूर कुछ करेगा, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। सुबह सब लोग चाय पी रहे थे, तब दीपा बुआ ने अपने भाई रामबरन से शालू के गौने की बात छेड़ी तो रामबरन बोले, हाँ मुझे भी पता है कि अब गौना निपटा देना चाहिए। बेटी राजी खुशी अपने ससुराल में रहे, मैं उन लोगों से कल ही बात करता हूँ। यह सुनकर दीपा और शालू दोनों ने चैन की सांस ली। शालू जब सिलाई सेंटर गई तो सबसे पहले जाकर उसने पीसीओ से रमेश को फोन किया और सारी बात बताई, जिसे सुनकर रमेश शालू पर बुरी तरह बरस पड़ा और बोला, यह क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत की है तुमने? अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए मुझे। तुम अभी जाकर डॉक्टर से इसको गिराने की दवा ले लो। मैं अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, और लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? पूरे गांव में मेरी बदनामी हो जाएगी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि गौने से पहले बाप बन गया। नहीं नहीं शालू, यह बच्चा मुझे नहीं चाहिए। यह बोलकर रमेश ने तुरंत फोन रख दिया और शालू बेचारी हेलो हेलो करती रह गई।
उस दिन शालू का मन सिलाई सेंटर में भी नहीं लगा। वह जल्दी घर वापस आ गई और अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर औंधे मुंह बिस्तर पर गिर गई। उसके कानों में रमेश की बातें गूंज रही थीं। दवा खा लो, बच्चा गिरा दो, दवा खा लो, बच्चा गिरा दो, मुझे यह बच्चा अभी नहीं चाहिए। उसने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और जोर जोर से चीख पड़ी। ऐसा नहीं हो सकता। शालू की चीख सुनकर दीपा बुआ दौड़ कर आई और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी। दरवाजा खोलते ही शालू दीपा बुआ के गले लगकर जोर जोर से रो पड़ी। काफी देर तक रो लेने के बाद जब उसका जी हल्का हुआ तब दीपा बुआ ने उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ शालू, क्यों रो रही है बेटा? रमेश से बात हुई क्या तेरी? क्या बोला उसने? दीपा ने पुचकार कर पूछा तो शालू फिर बिलख पड़ी और बोली, बुआ, रमेश ने कहा है कि उसे यह बच्चा अभी नहीं चाहिए। वह बोल रहा है कि मैं दवा खा लूं और इस बच्चे को गिरा दूं। तो तूने क्या जवाब दिया? तू क्या करने वाली है? दीपा बुआ ने उसका कंधा पकड़कर पूछा। शालू बोली, बुआ, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी कुछ और फोन काट दिया। बुआ, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? दीपा बुआ ने शालू को अपनी छाती से लगा लिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तू परेशान मत हो, आज तेरे ससुराल बात करने भैया गए हैं। एक बार तेरा गौना हो गया तो सब ठीक हो जाएगा और देखना रमेश भी इस बच्चे को अपना लेगा। दीपा बुआ की बातें सुनकर शालू को थोड़ी राहत मिली। उसका मन थोड़ा शांत हो गया। शाम को रामवरण घर आए तो शालू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि पता नहीं ससुराल में क्या बात हुआ होगा। वह सुनने के लिए परेशान थी कि उसके ससुराल वालों ने कब की तारीख पक्की की है उसके गौने की। दीपा बुआ पानी लेकर रामवरण के पास गई और पानी देकर उनसे पूछने लगी, शालू के ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं भैया? शालू भी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर दिल थाम कर अपने पिता की सारी बातें सुन रही थी। शालू के ससुराल वाले बोल रहे हैं कि रमेश की पढ़ाई का अभी 1 साल और है, इसलिए वे लोग अभी शालू को नहीं ले जाएंगे। अभी हमारी शालू 1 साल तक हमारे ही पास रहेगी। रामवरण जी अपने मूंछों पर ताव देते हुए मुस्कुराकर बोले। रामवरण की बात सुनकर दीपा बुआ के हाथ से गिलास छूटकर गिर गया। रामवरण चौंक कर दीपा की तरफ देखने लगे। इससे पहले कोई कुछ बोलता, दरवाजे के पास खड़ी शालू बेहोश होकर गिर गई। वे दोनों दौड़कर शालू के पास गए और उसे उठाकर उसके कमरे में ले गए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने शालू का चेकअप किया और बोला कि परेशानी की कोई बात नहीं है, कमजोरी की वजह से इनको चक्कर आ गया था। दवा पिला दीजिए और इनका ध्यान रखिए, ये माँ बनने वाली हैं और ऐसी हालत में इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ऐसी हालत में लापरवाही ठीक नहीं है। डॉक्टर के मुंह से माँ बनने की बात सुनकर रामवरण तो हक्के बक्के रह गए। डॉक्टर के जाते ही सबसे सवालों की झड़ी लगा दी उन्होंने। दीपा बुआ ने पूरी बात रामवरण को बताई और बोली, भैया, गौने की तारीख जल्दी से पक्की करके आइए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। उधर होश में आते ही शालू रोने लग गई। रोते रोते वह बोली, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामवरण शालू के सिर पर हाथ रखकर लंबी सांस लेकर बाहर चले गए। अगले दिन वे फिर शालू के ससुराल गए। घर पर दीपा और शालू बेचैनी से घूम रही थी कि न जाने क्या खबर आएगी। रामवरण दिन ढले थके हारे घर आए और आते ही सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। उनको इस तरह बैठे देख सबका दिल बैठा जा रहा था। सब सांस रोककर उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। रामवरण रूंधे गले से बोले, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। उन लोगों ने गौना कराने से साफ मना कर दिया। रमेश बोल रहा था कि वह कभी मिलने नहीं आता था। दीपा, वे लोग मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तू ही बता कि अब मैं क्या करूं? रमेश तो साफ इनकार कर रहा है इस बच्चे को लेकर। दीपा बुआ और शालू दोनों रोने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उस रात किसी ने कुछ नहीं खाया और सबने अपने अपने कमरे में करवटें बदल बदल कर रात बिताई। सुबह हुई, शालू ने उठकर मुंह धोया और बहुत देर तक खुद को आईने में देखती रही। मन ही मन उसने एक फैसला लिया और कमरे से बाहर आई। रामवरण बरामदे में बैठे थे और शालू उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गई
और बोली, बाबूजी, मुझसे एक गलती हो गई है कि मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन इस बच्चे को मारने का पाप मुझसे नहीं होगा। मुझे यह पाप मत करवाइए। रामबरन ने शालू का हाथ पकड़ लिया और बोले, बेटी, क्या चाहती है तू? बोल, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। मैं तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। रामबरन की बात सुनकर शालू बोली, बाबूजी, इस नन्ही सी जान को मैं सारी दुनिया से लड़कर इस दुनिया में लाऊंगी और उससे रमेश को मैं नहीं छोड़ूंगी। अपने बच्चे को उसके बाप का नाम और हक दोनों दिलवाऊंगी। रमेश बुजदिल हो सकता है, लेकिन मैं नहीं। मैं आपकी बेटी हूँ। हार मानना नहीं सीखा है मैंने। अपनी बेटी की बातें सुनकर रामबरन की आंखें भर आई। वे आंसू पोंछकर बोले, हाँ बेटी, मैं हर पल हर कदम पर तेरी लड़ाई में तेरा साथ दूंगा। अगले दिन शालू और रामबरन दोनों जाकर वकील से मिले और उनको सारी बातें समझाई। वकील ने शालू को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए सबसे पहले तो शाबाशी दी और बोले, बेटा, तुम परेशान न हो। हम ये लड़ाई जरूर लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे भी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रमेश पर केस दर्ज हो गया था। शालू हर पेशी पर अपने बाबूजी के साथ अदालत में अपने बच्चे के हक के लिए लड़ रही थी, तो बाहर दुनिया से अपनी इज्जत के लिए। उसका बढ़ता पेट देखकर गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। लोग कई बार उसके मुंह पर बोल देते थे, देखो देखो, कितनी बेशर्म है। पहले मुंह काला किया, अब बच्चा जनेगी और केस लड़ेगी। शालू सारी बातें सुनकर अनसुना कर देती थी। समय बीतता गया और शालू ने समय पूरा होने पर एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। अदालत की तारीखें बढ़ रही थी और रामबरन का बैंक बैलेंस खत्म हो रहा था। खेत बेचने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन बाप बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, लड़ाई जारी रखी। वे कई सालों तक लड़ाई लड़ते रहे। एक दिन रामबरन को एक रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया। वे लोग शालू की सारी सच्चाई जानते थे, लेकिन जब तक केस खत्म नहीं हो जाता तब तक शालू अपनी जिंदगी के लिए कोई भी फैसला लेने को तैयार नहीं थी। इधर रमेश और उसके घर वाले अदालत के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो चुके थे। वे लोग चाहते थे कि अब समझौता हो जाए, शालू उनके घर वापस आ जाए और वे बच्चे को भी अपना खून मानने के लिए तैयार थे। लेकिन शालू ने सख्ती से मना कर दिया और कहा, मैं अपने बच्चे को हक दिलाकर रहूंगी। जो इल्जाम मेरे ऊपर दुनिया के सामने लगा है, उस इल्जाम को मैं झूठ साबित करके रहूंगी। शालू ने लड़ाई जारी रखी। आखिरकार शालू की जीत हुई। अदालत ने रमेश को सजा सुनाई और उसे जेल भेज दिया। वहीं उसे और उसके बेटे को रमेश की जायदाद में हिस्सेदारी भी दी गई। शालू ने हिम्मत दिखाकर अपना खोया हुआ मान सम्मान व अपने बेटे का हक सब वापस जीत लिया। शालू इस जीत पर बेहद खुश थी। इधर शालू की शादी के लिए भी वे लोग जोर देने लग गए थे। एक दिन रामबरन ने शालू और योगेश की शादी करा दी। योगेश शालू को लेकर मुंबई चला गया। 1.5 साल बाद शालू और योगेश मुंबई से वापस आए तो शालू की गोद में 6 महीने की एक प्यारी सी बच्ची भी थी। शाम को रामबरन जब घर आए तो देखा कि आंगन में शालू और योगेश अपने दोनों बच्चों के साथ खेलने में मग्न थे। वे अपनी बेटी के उचित फैसले पर मुस्कुराकर अंदर वापस चले गए और मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें नाज था अपनी बेटी पर। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।